everyone. I am Kshitij Chaneria and topic of the discussion is new classical theory of investment. This theory is given by Dale W. Jorgensen. In this theory, Dale W. Jorgensen हमें बताते हैं कि किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी को किस पेस से या किस स्पीड से अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना चाहिए या एक्यूमुलेट करना चाहिए जिसके रहते हुए सर्टेन लेवल डिजायर्ड लेवल के प्रोडक्शन तक पहुंच सके। डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन से मतलब है कि कंपनियां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि आगे आने वाले टाइम तक जब उनकी डिमांड बढ़ जा रही थी तब तक वो अपना कैपिटल जो स्टॉक था या जो प्रोडक्शन करने की यूनिट्स थी वो इंक्रीज नहीं कर पा रही थी, वो उस स्पीड से इंक्रीज नहीं कर पा रही थी या उन्हें पता नहीं था कि किस स्पीड से या किस पेस से इनको एक्यूमुलेट करना है कि वो डिजायर्ड लेवल के प्रोडक्शन तक पहुंच सके। फॉर एन एग्जाम्पल अपन लेके चले कि एक कोई कंपनी है जो भी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। आगे आने वाले टाइम पर उसे पता है कि उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो 1000 यूनिट तक पहुंच जाएगी। तो 10 यूनिट से 1000 यूनिट के प्रोडक्शन को अटेन करने के लिए उसे अपने कैपिटल स्टॉक या कहना चाहिए कि अपनी फर्म या अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा प्रोडक्शन की। तो किस स्पीड या किस पेस से वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, इसका डिस्कशन इस थ्योरी में किया गया है। क्योंकि कंपनियां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी कि वो कैसे एक्यूमुलेट करें या किस स्पीड से उन्हें अपने स्टॉक को अटेन करना पड़ेगा। कहीं वो ज्यादा तो अटेन नहीं कर लेंगे, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना बढ़ा ले कि लॉस में चली जाए, या वो इतनी कम कर ले जाए कि वो प्रॉफिट में ही ना आ पाए, उतना प्रोडक्शन ही ना दे पाए। तो इसलिए इस थ्योरी बहुत रेलिवेंट हो जाती है, ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट इसे इकोनॉमिक्स में माना जाता है। अब अपन डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, rate of investment is determined by the speed by which firm adjust their capital stock। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कैपिटल स्टॉक उन्हें किस स्पीड या किस पेस से गेन करना है टुवर्ड्स द डिजायर्ड लेवल। डिजायर्ड लेवल वही जो उन्हें अपनी डिमांड की प्रिडिक्शन है या एक एनालिसिस है जो उनकी डिमांड का वो अनुमान लगाते हैं। Because it takes time to build and install new machine, construct new factories and warehouses। क्योंकि किसी भी यूनिट को बनाने में काफी टाइम लगता है। अपन प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक अपन को सर्टेन टाइम पीरियड चाहिए पड़ेगा जिसमें अपन टाइम टू टाइम धीमे धीमे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे और सर्टेन डिजायर्ड लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर अपन ऐसा नहीं करेंगे तो काफी प्रोडक्शन पर काफी इसका अफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अपन क्योंकि किसी भी यूनिट को बनाने में टाइम लगता है, तो किस टाइम या किस स्पीड से हमें इसको इंक्रीज करना है, ये डिस्कशन पूरा डेरिवेशन के थ्रू इस थ्योरी में दिया गया है। तो अपन ये देखते हैं, द कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय एमपीके। यहाँ पर एमपीके का मतलब है यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको अपन अगर सिंबल के फॉर्म में डिटरमाइन करें तो डेल वाई अपॉन डेल के इसको कह सकते हैं। द कैपिटल स्टॉक इन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय एमपीके। वी कैन ड्राइव एमपीके। अब एमपीके कहां से लाएंगे, तो एमपीके अपन लोग लाएंगे कॉस्ट डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, जो अपन लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा। तो कॉस्ट डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू a k टू द पावर अल्फा और l की पावर 1 माइनस अल्फा। इसमें बाई का मतलब होता है आउटपुट, ए का मतलब होता है टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट, टे का मतलब कैपिटल, एल का लेबर और अल्फा का होता है शेयर ऑफ कैपिटल। तो अपन ने कॉस्ट डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जान लिया। और एमपी के जो होता है वो डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा के। तो डेल्टा बाई को अपन डेल्टा के से डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो कॉस्ट डॉगलस प्रोडक्शन की वैल्यू y है, y को अपन k की टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना आ जाएगा, क्योंकि k की पावर अल्फा है तो अपन क्योंकि इसके रूल्स सबको पता है मैथमेटिकल, तो अल्फा आगे a k टू दी पावर अल्फा माइनस 1 और l की पावर 1 माइनस अल्फा। अब k टू दी पावर माइनस 1 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा a k टू दी पावर अल्फा इनटू k टू दी पावर माइनस 1 इनटू l 1 माइनस अल्फा। अब मैं इस स्टेप को स्किप कर दूंगा या इरेज कर दूंगा क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। k की पावर माइनस 1 अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो इसे अपन नीचे भी लिख सकते हैं, तो इसको सीधा अपन यहाँ पे k की पावर सीधा यहाँ पर नीचे k आ जाएगा। तो इसका अगर शॉर्ट में लिखें तो अल्फा इनटू k 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे कि जैसा कि w y की जो वैल्यू है a k अल्फा और l 1 माइनस अल्फा, a k अल्फा और 1 माइनस अल्फा, तो
तो इसको अपन सीधा सीधा अल्फा बाई अपॉन के लिख देते हैं। तो यहाँ पर अपना एमपीके जो होता है वो निकल कर आ जाता है अल्फा बाई अपॉन के। ये अपना एनपीके या यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेंटल कॉस्ट की जगह इसको अपन कहते हैं रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें रियल और ऐड कर लेंगे तो अपना रियल रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगा अल्फा वाई अपॉन के। अब एनपीके को अपन कंपेयर कर सकते हैं आर अपॉन पी से। अब क्योंकि विजन इसमें एनपीके को यहाँ पे अलग से लिखें एनपीके आर अपॉन पी। एनपीके को अपन आर अपॉन पी के टर्म में और लिख सकते हैं। इसका अपन कहते हैं प्राइस ऑफ यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर इसमें है प्राइस ऑफ, इसको शॉर्ट में ले लेता हूँ, प्राइस ऑफ यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसका हो जाएगा प्राइस ऑफ आउटपुट। अब एक बात अपन मान के चलें कि कोई भी फर्म है तो कब तक अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, किस टर्म तक इंक्रीज करेगी। मोटा मोटा मान के चलो अगर किसी फर्म को कोई प्रोडक्ट बनाने में या टोटल उसकी कॉस्ट जो है वो मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपए आ रही है, तो वो फर्म अपना कब तक प्रोडक्शन बढ़ाएगी जब तक उसका रेवेन्यू 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ से कम हुआ तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगी। इस टर्म में अपन इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं आर अपॉन की प्राइस ऑफ यूजर कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ आउटपुट। अगर प्राइस ऑफ आउटपुट की वैल्यू आर से ज्यादा बढ़ गई तो कोई भी फर्म अपना कह के चले कि कोई भी फर्म प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगी क्योंकि लॉस में चला जाएगा वो प्रोडक्शन। इसीलिए जब तक एमपीके की वैल्यू आर अपॉन पी से ज्यादा होगी तब तक कोई भी फर्म आपका प्रोडक्शन करेगी और जब इक्वल पे आ जाएगी तो वो प्रोडक्शन करना रुक जाएगी। इस कंपैरिजन में डेल डब्ल्यू जॉर्गेनसन ये बताना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट अपन को कब तक करना है जब एमपीके की वैल्यू आर अपॉन पी के बराबर आ जाए। इस स्टेज तक अपन को प्रोडक्शन करना है या इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना है। इसलिए एमपीके को अपन आर अपॉन पी के इक्वल रखते हैं। आर अपॉन पी के एमपीके को इक्वल रखा तो आर अपॉन पी इक्वल टू हो जाएगा अपना अल्फा वाई अपॉन के। और क्योंकि अपन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो अपन के टर्म में अगर इस इक्वेशन को निकालेंगे तो अपनी के की वैल्यू निकलकर आ जाएगी अल्फा वाई पी अपॉन आर। ये के की वैल्यू निकलकर आ गई। अब इसको थोड़ा मैं क्लियर यहाँ पर लिख दूं तो आप लोगों को दिखाई देगा के इज इक्वल्स टू अल्फा वाई पी अपॉन आर। अब इस टर्म को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो अपना के है कैपिटल है वो कैपिटल कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा के, क्योंकि ये अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी के डायरेक्टली और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस रिलेशन से आप देखिए कि अपन जब इसका कर्व बनाएंगे आर के टर्म में इसका कर्व बनाए या कैपिटल स्टॉक जो अपन के कह रहे हैं इसके टर्म में अपन कर्व बनाएंगे तो इसका नेगेटिव ये स्लोप लेकर जाएगा। ये कुछ कर्व इसका ऐसा आएगा। ये कर्व ऐसा इसलिए क्योंकि आएगा क्योंकि ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एमपीके का अपन कर्व इसमें निकालें वाई के टर्म्स में तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनकर आएगा। अब क्योंकि आप ये देखिए कोई भी फर्म अपना कैपिटल कब तक रेज करेगी जब तक उसका आउटपुट बढ़ेगा। आप कहते चलिए जैसे ये अपन ने वाई लिया था, जब तक उसका आउटपुट का प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा और पी अपन ने ये लेके चला प्राइस ऑफ आउटपुट, जब तक इनके प्राइस और आउटपुट इंक्रीज हो रहा होगा तब तक ये अपना क्या कहते हैं तब तक ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। लेकिन जब इनका आर इंक्रीज होने लगेगा यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसकी ही कॉस्ट बढ़ गई, जो मशीन ये परचेज कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए उसकी ही कॉस्ट अगर बढ़ गई तब ये के को डिमिनिश करेगी या के की वैल्यू को कम करेगी, तब इन्वेस्टमेंट कम होगा। मतलब आर अगर इंक्रीज होगा तो के डिक्रीज होगा। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इन दोनों का, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसको अपन अगर ग्राफ में पुट करें तो आर और कैपिटल का अगर अपन मान के चलिए कि आर यहाँ ले लिया अपन ने, आर अगर कितना ले लिया तो अगर इसका रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर ज्यादा है
तो कोई भी फर्म या कंपनी इतना ही इन्वेस्ट करेगी उसमें, लेकिन अगर ये कॉस्ट कम हो जाए, इसको R डैश अपन एज्यूम कर लें, तो फिर ये कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगी। तो अपन को इन दोनों का रिलेशन अपन ने जब ग्राफ में पुट किया तो निकल कर आया कि R के बढ़ने से कैपिटल का स्टॉक कम हो रहा है, और R के कम होने से या यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है तो कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है। ये ड्राइव अपन ने इस थ्योरी से किया है। और एमपी के अब मान के ये चलिए आपके ठीक है, अपन ने R की वैल्यू तो एज्यूम कर दी, अगर R के साथ साथ मान लीजिए उसके आउटपुट या प्रोडक्शन के प्राइस या इसका बाई बढ़ जाए, बाई इन द सेंस आउटपुट बढ़ जाए, तो सीधी सीधी बात है कि आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा R के बढ़ने के साथ साथ भी। मान लीजिए ये अपन लोगों ने एक नया कर्व बनाया, इसमें R यहाँ पर ले ली और K यहाँ पर ले लिया, और ये अपना पहले वाला ग्राफ था। अब यहाँ पे R अगर ये था, MP के बाई पे, MP के बाई पे अपना ग्राफ था। अगर मान लीजिए इसका आउटपुट बढ़ जाए या इसकी आउटपुट को इसको पता पड़े कि इसकी आने वाले टाइम में इसको डिमांड ज्यादा फुलफिल करनी पड़ेगी, इसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका ग्राफ पैरेलल वे में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये इतना इसमें शिफ्ट आ जाएगा क्योंकि इसके आउटपुट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो इसी R में अपन देखेंगे कि एक अपन को नया कर्व मिलेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, K डैश हो जाएगा, और ये अपन कह देंगे MP के बाई डैश पर, जो नया बाई आएगा उस पर अपन को एक नया ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो अपन कंक्लूड करते हैं इस थ्योरी को। इस थ्योरी में डेल डब्ल्यू जॉर्गेनसन ने बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली ये डिस्कस किया है कि अपन किस स्पीड से कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करना चाहिए जिससे एक सर्टेन लेवल पर आपको डिजायर्ड लेवल पर एक कंप्लीट प्रोडक्शन या एक फुलफिल प्रोडक्शन, सेटिस्फाइड प्रोडक्शन आपको मिल पाए। तो ये थ्योरी है, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।